हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसकेआईटी इंडिया पर। मैं दीपक सर अपने संस्थान एसकेआईटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको हिंदी का सेकंड चैप्टर वर्णमाला और उसके एमसीक्यू लेके आया हूं, जो आपके लिए यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल इन सारे एग्जामों में बहुत ही कारगर साबित होंगे। तो इन 20, 25, 30 जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उनके थ्रू हम बहुत सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही कवर कर रहे होंगे और कंप्लीट अपने पूरे चैप्टर को पढ़ रहे होंगे। ठीक है, कल आपके लिए मैं यूपी जीके की करंट की एक मैराथन क्लास लाऊंगा, जिसमें करंट के साथ साथ संपूर्ण यूपी जीके का आपका अपना रिवीजन होगा। ठीक है, चलिए हम अपनी आज की क्लास की ओर चलते हैं। हमारी क्लास में पहले क्वेश्चन की ओर हम अपने बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन अपना रहेगा कि सर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। आपने कहा सर इसका आंसर हम बता सकते हैं, तो मैंने कहा लाला आप इसका आंसर बताइए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो क्या होती है सर भाषा? भाषा क्या है? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि भाषा की उत्पत्ति भाष्य धातु से होती है। भाषा की उत्पत्ति किससे होती है? भाष्य धातु से, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जानना या कहना। ठीक है, तो भाषा जो बनती है, भाषा सर भाषा की उत्पत्ति कैसे होती है बताइए। तो आपने कहा भाष्य धातु से। भाषा की उत्पत्ति भाष्य धातु से होती है। और वर्णमाला क्या है? वर्णमाला क्या है सर? वर्णमाला जानने से पहले आपको यह बताना आवश्यक है कि वर्ण क्या होता है। वर्ण लाला वर्ण क्या होता है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी कैसी इकाई होती है बताइए। वर्ण भाषा की सबसे छोटी कैसी इकाई है? तो आपने कहा कि सर वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। और मौखिक इकाई किसको कहते हैं लाला? मौखिक इकाई किसको कहते हैं? तो आपने कहा कि ध्वनि, ध्वनि को भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कहते हैं। ठीक है, ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। और वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। अक्षर क्या होता है? अक्षर, अक्षर क्या होता है लाला? तो वह वर्ण जिसका एक बार में ही उच्चारण हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी आपकी? वर्ण। आंसर क्या होगा आपका? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है आपकी? वर्ण हो गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है। आप इसका आंसर मुझे दें कि व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। चलिए, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप क्या होते हैं? तो आप बताएंगे इसका आंसर कि व्यंजन और स्वर, व्यंजन और स्वर मिलकर क्या बनाते हैं? तो इनके संयुक्त रूप को मात्रा या वर्ण कहते हैं। इसके संयुक्त रूप को मात्रा या वर्ण कहा जाता है। यानी व्यंजन और स्वर दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनती है? मात्रा या वर्ण। मात्रा या वर्ण कहा जाता है उसको। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? वर्ण। आंसर क्या होगा? वर्ण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अपना कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है। तो वर्णों के, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो वर्णों के परस्पर मेल, आपको पता है कि वर्णों के परस्पर मेल, वर्णों के परस्पर मेल को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द। वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहा जाता है। और लाला शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है। शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है। लिखित इकाई कौन सी होती है? लिखित इकाई बताइए, लिखित इकाई कौन सी होती है? सर वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। और मौखिक इकाई किसे कहते हैं? तो मौखिक इकाई किसको कहते हैं? सर ध्वनि को, ध्वनि को हम क्या कहते हैं? मौखिक इकाई। और सार्थक इकाई लाला किसको कहते हैं? सार्थक इकाई कौन है अपनी? शब्द। तो जब एक या एक से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? शब्द बनता है। ठीक है प्यारे भैया, अगले क्वेश्चन की ओर हम अपने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं।
वही बात जो मैं आपको अभी बता रहा था कि भाषा की जो सार्थक इकाई क्या होती है, सार्थक इकाई क्या होती है, शब्द। सार्थक क्या होता है, सार्थक शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सार्थक और एक शब्द होता है निरर्थक। एक शब्द सार्थक होता है और दूसरा शब्द क्या होता है, निरर्थक। सार्थक शब्द किसे कहते हैं, तो वे शब्द जिनका अपना अर्थ होता है, वे शब्द जिनका अपना एक अर्थ होता है वह सार्थक कहलाते हैं, और जिनका कोई अर्थ नहीं होता है उनको निरर्थक कहा जाता है। जैसे आपने कहा कि हमें यह बता दो कि कौन कौन से ऐसे वर्ण आते हैं जो आपके निरर्थक होंगे, कौन कौन से शब्द ऐसे होंगे जो निरर्थक होंगे। मैंने कहा जैसे हमने लिखा चाय बाय, चाय बाय। मैंने कहा डंडा, मैंने कहा डंडा बंडा, डंडा बंडा, ठीक है। खाना बाना। तो एक बात बताओ कि खाना तो कुछ होता है लेकिन बाना तो कुछ नहीं होता ना, बाना तो कुछ होता ही नहीं, डंडा होता है लेकिन बंडा कुछ नहीं होता। तो ऐसे वर्ण जिनका कोई अर्थ नहीं है वो निरर्थक कहलाते हैं, और जिनका अर्थ होता है वो क्या है, सार्थक है। तो भाषा की सार्थक इकाई किसे कहते हैं, शब्द को भाषा की सार्थक इकाई कहा जाता है। चलिएगा हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीव के आधार पर वर्गीकरण में कौन सा भेद नहीं है। तो बताइए जीव के आधार पर। तो मैंने कहा कि सर आप आओ आगे से, जल्दी से स्वर की ओर चलते हैं लाला, स्वर की ओर। स्वर क्या है, स्वर क्या होते हैं, कि आपने कहा कि भैया हमें यह बता दो स्वर क्या होते हैं। तो मैंने कहा वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है। लाला कैसे होता है, स्वतंत्र रूप में होता है, क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। बात समझ में आई नहीं। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, तो टोटल स्वर आपके 13 होते हैं, लेकिन लेखन में कितने स्वरों का प्रयोग होता है, 11, और उच्चारण में कितने स्वर होते हैं, 10। उच्चारण में कितने स्वर होते हैं, 10, ठीक है। लेखन में कौन से दो स्वरों का प्रयोग नहीं करते, तो आपका एक तो छोटा अंग होता है और दूसरा बड़ा अंग जिसे हम विसर्ग बोलते हैं, इन दोनों का प्रयोग लेखन में नहीं होता है। अच्छा, तो फिर इसमें 10 होते हैं, तो इसमें कौन से 3 हैं, तो मैंने कहा एक तो आपका छोटा अंग, दूसरा आपका बड़ा अंग जिसे आप विसर्ग बोलते हो, ठीक है, और तीसरा आपका आता है ऋण। तीसरा कौन होगी, आपकी ऋण होगी। तो इसीलिए स्वर टोटल कितने हैं, 13, लेखन में कितने हैं, 11, उच्चारण में कितने हैं, 10, ठीक है। अब मैं स्वरों के विभाजन की बात करूं तो स्वरों का विभाजन मैंने 2 भागों में कर दिया। एक तो मैंने उच्चारण के अनुसार बांट दिए और दूसरा मैंने प्रयत्न के अनुसार। सर कोशिश की गई बोलने की तो उनको कहा गया प्रयत्न के अनुसार, ठीक है, उनको बोलने का प्रयत्न किया गया, और उच्चारण में सर उच्चारण किया गया। जैसे मैंने कहा छोटा आ बड़ा आ कहां से होगा, कंठ से। छोटी ई बड़ी ई कहां से होगा, तालु से। छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ। छोटा ऊ बड़ा ऊ कहां से हो गए, ओठ, होठ से, ठीक है। ऋण क्या हो गया, मूर्धन्य। ऋण मूर्धा नामक स्थान से हो गया। छोटी ए बड़ी ए, कंठ और तालु दोनों को मिला देंगे, कंठ और तालु दोनों को मिला देंगे। छोटा ओ बड़ा ओ, ये कंठ और ओष्ठ दोनों मिल जाएंगे। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटू बड़ू, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटू बड़ू। ऋण मूर्धन्य, छोटी ए बड़ी ए, छोटी ए बड़ी ए, छोटी ए बड़ी ए, कंठ और तालु दोनों। सर छोटा ओ बड़ा ओ, कंठ और ओष्ठ। छोटा ओ बड़ा ओ क्या हो जाएगा, कंठ और ओष्ठ, ठीक है। तो छोटा आ और बड़ा आ इनका उच्चारण कहां से होता है, कंठ से। छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण कहां से होता है, तालु से। छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण कहां से होता है, ओष्ठ, ठीक है। ऋण अपना मूर्धन्य बनता है, ऋण क्या होता है, मूर्धन्य। छोटी ए और बड़ी ए का उच्चारण कंठ और तालु दोनों से, यानी कंठ तालव्य, क्या बनेगा, कंठ तालव्य। छोटा ओ और बड़ा ओ, छोटा ओ और बड़ा ओ इनका उच्चारण बनेगा कंठोष्ठ, क्या बनेगा, कंठोष्ठ बन जाएगा। अब सर सबसे विशेष बात यह है कि जो आपके अयोगवाह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अयोगवाह। अयोगवाह कौन कहलाते हैं, दोनों, एक तो छोटा अंग और आपकी विसर्ग,
ठीक है। अयोगवाह क्यों कहते हैं? क्योंकि ये होते तो स्वर हैं लेकिन इनका उच्चारण व्यंजन के साथ रहता है। होते तो स्वर हैं लेकिन उच्चारण किसका देते हैं? व्यंजन का। जैसे छोटा अंग जो है वो ना की ध्वनि देता है और विसर्ग आपकी हा की ध्वनि देता है। ठीक है, विसर्ग किसकी ध्वनि देता है? हा की। इसलिए इन दोनों को अलग रखा है, अयोगवाह कहा गया। क्या कहा गया? अयोगवाह। सबसे इंपोर्टेंट बात यह है कि इनका उच्चारण कहां से है? तो मैंने कहा जो छोटा अंग है इसको अनुनासिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक कौन से होते हैं सर? अनुनासिक कौन से होते हैं ये बताओ। मैंने कहा लाला, जिनके उच्चारण में मुख के साथ नाक का प्रयोग करना पड़े वो अनुनासिक कहलाते हैं। ठीक है। और विसर्ग का उच्चारण कहां से होता है? तो विसर्ग आपकी क्या होती है? विसर्ग आपकी कंठ से बोली जाती है। किससे बोली जाती है? कंठ से। विसर्ग कहां से बोली जाती है? कंठ से बोली जाती है। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋण मूर्धा, छोटी है बड़ी है कंठ तालु, छोटा हो बड़ा हो कंठोष्ठ। ठीक है। छोटा अंग क्या बनेगी? अनुनासिक, और बड़ा अंग क्या होगा? कंठ। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब हमारा जो सवाल है वो कहता है कि जीव के आधार पर, सर जीव के आधार पर हमने बोलने का प्रयत्न किया, कि हम इनको बोलकर देखेंगे, जीव। तो हमने इनको बोलने का प्रयत्न किया, तो हमने इनका विभाजन 4 भागों में किया। कितने भागों में? 4। पहला हमने कहा कि मुख के आधार पर, दूसरा हमने कहा होठों के आधार पर। ठीक है। हमने तीसरा कहा सर नाक के आधार पर। हम नाक के आधार पे भी तो बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? नाक के आधार पर। नाक के आधार पर कैसे बोल सकते हैं? नाक तो हमने आज तक देखी नहीं बोलते हुए, तो मैंने कहा नाक नहीं देखी, कोई दिक्कत नहीं है, नाक हम दिखा देंगे। तो नाक के आधार पे 2 भागों में। चौथा मैंने कहा जीभ के आधार पर हमने कोशिश की बोलने की। हमने क्या की? बोलने की कोशिश। हमने जब बोलने की कोशिश की तो हमने मुख के आधार पर 4 वर्ग बताए। एक तो आपका संवृत हुआ और दूसरा हुआ अर्ध संवृत। एक तो संवृत बना और दूसरा अर्ध संवृत बना। ठीक है। तीसरा विवर्त बना, विव्रत जिसको हम कहते हैं, और चौथा बना अर्ध विव्रत। क्या बना? अर्ध विव्रत। ठीक है। तो मुंह के आधार पर कितने भाग हो गए इसके? 4। होठों के आधार पे 2। अगर होठ गोल हो गए तो वो व्रतमुखी बना, और गोल नहीं हुए तो वो आवृतमुखी बना। अगर होठ गोल हो गए तो व्रतमुखी हुआ, और नहीं हुए तो आवृतमुखी हुआ। नाक के आधार पे भी 2। अगर नाक का प्रयोग हुआ तो बन गया अनुनासिक। अगर नाक का प्रयोग हुआ तो अनुनासिक कहलाया, और नाक का प्रयोग नहीं हुआ तो निरानुनासिक कहलाया। क्या कहलाया? निरानुनासिक। अगर नाक का प्रयोग हुआ तो अनुनासिक कहलाया, और नाक का प्रयोग नहीं हुआ तो निरानुनासिक कहलाया। जीव के अनुसार मैंने 3 वर्गों में बांटा। जीव को मैंने 3 भागों में काटा। अग्रभाग जिसको हमने अग्र स्वर कहा, मध्य भाग जो मध्य स्वर कहलाए, मध्य भाग, और तीसरा आया अपना पश्च भाग। कौन सा भाग? पश्च भाग। तो जीव के आधार पे 3 भागों में बांटा, अग्र, मध्य, पश्च। मैंने जीव को, मान लो ये जीव हुई, मैंने जीव को 3 भागों में काट दिया, 1 2 3। ये जो जीव के अग्र भाग से बोले गए ये अग्र स्वर कहलाए, जो मध्य में आए वो मध्य स्वर, जो पश्च से आए वो क्या कहलाए? पश्च स्वर। तो अग्र से देखो कौन कौन से स्वर आते हैं, यही हमारा प्रश्न है जो हमसे पूछ रहा है। ठीक है। अग्र स्वर कौन कौन से आते हैं? तो आपने कहा सर छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए और बड़ी ए, ये आपके किस में आते हैं? अग्र स्वर। मध्य स्वर में क्या आता है? आपने कहा सर छोटा आ मध्य स्वर में आता है। छोटा आ किस में आता है? मध्य स्वर में। तो बाकी जो बचे आपके, ठीक है, जैसे मैंने कहा बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ और बड़ा ओ, ये आपके क्या हो गए? तो आपने कहा ये बन गए पश्च स्वर। इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा कि जीव के आधार पर वर्गीकरण में कौन सा भाग नहीं है, तो देखो अग्र, मध्य, पश्च, ये आपका जीव के आधार पे है कौन सा नहीं? सर विव्रत नहीं है, क्योंकि विवर्त जो बनता है वो मुख के आधार पर बनता है। किसके आधार पर बनता है? मुख के आधार पर बनता है विवर्त। ठीक है। मुख के आधार पे 4 पार्ट बनते हैं, संवृत, अर्ध संवृत, विवर्त और अर्ध विवर्त। ठीक है। होठों के अनुसार 2, व्रतमुखी, आवृतमुखी।
नाक के अनुसार दो, अनुनासिक और निरनुनासिक। अनुनासिक कौन से हैं सर? जिसमें आपका मिलेगा लाला कौन? छोटा अंग, या आपको चंद्र मिल जाए, ये आपके क्या बन जाएंगे? अनुनासिक बन जाएंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। वृत्तमुखी कौन है? वृत्तमुखी वो है जिनमें होठ गोल हो गए। वृत्तमुखी कौन है? जिनमें होठ गोल हो गए। जैसे मैंने कहा छोटा ओ, बड़ा ओ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, ये सब कैसे हैं? इन सब में मुंह गोल हो जाता है। जैसे आपने कहा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ, तो इन सब में साउंड कैसा आया? ओ। कैसा आया? साउंड कैसा आया? ओ। ठीक है। समृत क्या है? समृत क्या होते हैं? समृत वो हैं जिनके उच्चारण में मुख बंद हो जाए। मुख क्या हो जाए? बंद हो जाए। जैसे मैंने कहा छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है। अर्ध समृत क्या होता है? जिसमें आधा ही बंद हो। जैसे मैंने कहा छोटी ए, छोटा ओ, छोटी ए और क्या बनेगा अपना? छोटा ओ, छोटी ए, छोटा ओ, ओए। हम याद कैसे करते हैं? याद ऐसे करते हैं कि समृत का मतलब है मुंह बंद कर, मुंह बंद कर, उई उई मत कर, उई उई मत कर, उई उई मत कर। उई उई करेगा तो पिट जाएगा, उई उई ना कर, उई उई। क्या करूं? तो मुंह आधा खोल ले, मुंह आधा खोल ले, ओए ओए। क्या करना है तुझको? ओए ओए। क्या करना है? ओए ओए। ठीक है। विवर्त में मुंह पूरा खुलेगा, बड़ा आ, बड़ा आ। जब मुंह पूरा खुलेगा, बड़ा आ, इतना बड़ा मुंह खुलेगा, बड़ा आ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? विवर्त बन जाएगा। ठीक है। अर्ध विवर्त में इसके अलावा आपके जो बच गए वो आपके अर्ध विवर्त बन जाते हैं। जैसे छोटा आ बचेगा आपका। ठीक है। इसके अलावा आपकी बड़ी ए बचेगी और बड़ा ओ। ये आपके क्या बन गए? ये आपके हो गए अर्ध विवर्त। अब बताओ, यहां तक बात समझ में आ गई? तो मैंने आपको मुख के आधार, होठों के, नाक और जीभ, सारे आधार इसके बता दिए। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? अब आप इसका आंसर देंगे कि कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? ठीक है, तो उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर मैंने स्वर तीन भागों में बांट दिए लाला। कौन कौन से? एक तो आपके होते हैं हस्व स्वर, हस्व स्वर होते हैं। दूसरे आपके दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर। और तीसरे होते हैं प्रलुप्त स्वर, प्रलुप्त स्वर। हस्व स्वर कौन से होते हैं? वे स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगे। वे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगे या एक मात्रिक हों, बहुत कम समय लगे या एक मात्रिक हों, क्या बनेंगे? हस्व स्वर। दीर्घ कौन से हैं? जिनमें सर हस्व से दोगुना समय लगे, हस्व से दोगुना समय लगे और द्विमात्रिक हों। कैसे होंगे? द्विमात्रिक, दो मात्रिक हो गए तो क्या बन गया? दीर्घ स्वर। ठीक है। प्रलुप्त स्वर वो हैं जिनमें इनसे तीन गुना समय लग जाए, इन दोनों से बहुत ज्यादा समय लगे, जिसमें बहुत ज्यादा समय लगे। सर 3 गुना समय लग जाए। कितने गुना लग जाए? 3 गुना समय लग जाए इसमें, तो क्या बनेंगे? प्रलुप्त स्वर। हस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋण। ठीक है। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आपने कहा कि बड़ा आ, बड़ी ई, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ, ये क्या कहलाएंगे? दीर्घ स्वर। प्रलुप्त कौन से हैं? प्रलुप्त, प्रलुप्त बोलते हैं जैसे ओम, ओम या राम। ठीक है, यानी ऐसे जिनके उच्चारण में बहुत ज्यादा समय लगेगा वो क्या कहलाएंगे? प्रलुप्त स्वर कहलाते हैं। जैसे आपने कोई भी बॉलीवुड का गाना सुना होगा, जैसे आपने तो मैं निकला गड्डी लेके सुना होगा, तो उसमें एक लाइनिंग आती है, हे ला 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 ला, हो हा 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 हा। तो आपने एक लाइन सुनी, हे ला 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 ला,
तो किसी भी वर्ड को बहुत लंबा खींच दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, प्रलुप्त बन जाता है। यानी उन्होंने कहा मूल रूप से दीर्घ स्वर कौन से हैं, तो मूल कौन कौन से होते हैं, मूल आपके केवल बड़ा अ और बड़ी ई ही होंगे, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, अब जो बाकी बच गए, छोटी ए, बड़ी ए, बड़ा ओ, ठीक है, या छोटी ए या छोटा ओ, ठीक है, ये चारों कोई सी ले सकते हैं हम इन चारों को। ठीक है, ये चारों जो बनते हैं ये आपके संयोग से बनते हैं। किससे बनते हैं, संयोग से। छोटी ए, ठीक है, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ, ठीक है, ये होते हैं संयुक्त स्वर। क्या बोलते हैं इनको, संयुक्त स्वर कहा जाता है, इनको कहते हैं संयुक्त स्वर। और ये संयुक्त स्वर है क्योंकि ये आ प्लस ई मिलाया तो क्या बन गया, ए, आ प्लस ऊ मिलाया तो क्या बन गया, ओ। तो ये दो से मिलकर बने हैं, ये मूलतः दीर्घ स्वर नहीं है। मूलतः दीर्घ स्वर कौन कौन है, केवल आपका जैसे बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये मूलतः दीर्घ स्वर हैं। तो आंसर कौन सा होगा, बड़ा वो सॉरी छोटा ओ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में हस्व स्वरों की संख्या अभी बताई थी मैंने, हिंदी में हस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4। मैंने अभी बताया छोटा आ, ठीक है, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋण। ठीक है, हस्व स्वरों की संख्या कितनी है, 4। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है, ऊ किस प्रकार का है, मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया था। पश्च विवर्त, अग्र संवृत या अग्र विवर्त या पश्च संवृत, ये मुख के आधार पे आ गया। ये किसके आधार पे क्वेश्चन दिया है इन्होंने, मुख के आधार पर। किसके आधार पर दिया है, मुख के आधार पर। और मुख के आधार पर मैंने बताया था कि हम कितने भागों में बांटते हैं, तो मुख के आधार पर हमने कितने भागों में बांटे थे, 4 भागों में। कितने भागों में बांटे थे, 4 भागों में। जैसे संवृत में हमने कौन कौन लिए थे, संवृत में तो मैंने कहा उई 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 उई, यानी ई और ऊ, ये क्या हो गए, संवृत। अर्ध संवृत में आपने क्या लिए थे, अर्ध संवृत में आपने क्या लिए थे, ओए ओए, छोटा ओ, छोटी ए। विवर्त में आपने क्या लिया था, बताइए, विवर्त में आपने क्या लिया था, बड़ा आ लिया था। तो अब बताओ, इन्होंने कहा कि बड़ा ऊ जो है किस प्रकार का होगा, सर संवृत होगा। कैसा होगा, संवृत होगा। ठीक है, संवृत होगा, अग्र संवृत, अग्र संवृत होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, कौन सा स्वर संवृत है। अभी मैंने क्वेश्चन कराया है, कौन सा संवृत है। संवृत तो आपने कहा सर संवृत तो उई 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 उई, तो ऊ और ई, ऊ और ई क्या बन गए, संवृत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है शा। शा किस प्रकार का व्यंजन है, सर शा किस प्रकार का व्यंजन है, तालव्य है, मूर्धन्य है, कंठ है या ओष्ठ है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अंतस्थ कौन कौन से होते हैं, बताइए अंतस्थ किसे कहते हैं। आपने कहा या, रा, ला, वा। मैंने कहा ऊष्म बताओ, ऊष्म, ऊष्म आपने कहा सर सा, शा, सा और हा। मैंने कहा संयुक्त बता दो, संयुक्त स्वर तो मैंने अभी बताए थे, संयुक्त स्वर तो अभी बताए थे लाला, कौन कौन, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा हो, ये संयुक्त स्वर हो गए। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। ठीक है, छा बनता है आधा का प्लस पेट फटा सा, त्रा बनेगा आधा ता प्लस रा, ज्ञा बनेगा आधा जा प्लस या, श्रा बनेगा आधा शा प्लस रा। उच्चारण की बात करें तो या और सा, यस, यस का उच्चारण तालव्य होता है, यस तालव्य होता है। सरला वैत्सव्य होती है, सरला क्या होती है, वैत्सव्य। ठीक है, सरला वैत्सव्य होती है, वैत्सव्य बोलते हैं दंत प्लस मसूड़ा, दंत प्लस मसूड़े के प्रयोग को कहते हैं वैत्सव्य। दंत प्लस मसूड़े से बनता है वैत्सव्य। वह दंतोष्ठ है, वह कैसा है, वह दंतोष्ठ है। हा को काकल्य वर्ण कहते हैं, हा को क्या कहते हैं, काकल्य वर्ण या अहिल जीवीय,
काकल्य वर्ण या अहिल जीवीय वर्ण कहा जाता है? काकल्य वर्ण या अहिल जीवीय। शा क्या है? पेट फटा सा होता है मूर्धन्य, ठीक है। उधर विड़, विड़ भी आपका मूर्धन्य बनता है, इधर पेट फटा सा भी आपका कैसा बनता है? ये भी आपका मूर्धन्य ही बनता है, ठीक है। तो शा का उच्चारण क्या होगा? यस, यस तालव्य, यस क्या है? तालव्य। सरला क्या बनी? वैत्सव्य। उआ क्या बना? दंतोष्ट। हा बन गया काकल्य वर्ण और शा बना आपका मूर्धन्य। शा क्या बन गया? मूर्धन्य। छा बना आधा का प्लस पेट फटा सा, त्रा बना आधा ता प्लस रा, ज्ञा बना आधा जा प्लस या, और श्रा बना आधा सा प्लस रा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उआ ध्वनि का उच्चारण कहां से होता है? अब एक बात बताओ, प्रत्येक वर्ग का पंचम, जैसे मैंने लिखा क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, ठीक है, ज, झ और य, ट, ठ, ड, ढ, ण, पा, फ, व, भ, म, क, ख, ग, घ, छ, 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 त, थ, थ, प, फ, या, त, थ, द, ध, न। ठीक है, तो देखो का, ख, ग, घ, ये, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, ठीक है। त, थ, द, ध, न, प, फ, व, भ, म। अब एक बात बताओ, ठीक है, गर्मी हो रही ठीक ठाक, ठीक है, इसको हम कहते हैं वर्ग, इसको हम क्या कहते हैं? वर्ग। तो इसको कहेंगे काका वर्ग, इसको कहेंगे चाका वर्ग, ठीक है, इसको कहेंगे हम टाका वर्ग, ठीक है, इसको कहेंगे ताका वर्ग, ता वर्ग, और इसको कहेंगे पा वर्ग, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण क्या होगा? प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण अनुनासिक होता है। कैसा होता है? अनुनासिक होता है। प्रत्येक वर्ण का पंचम वर्ण कैसा होगा? अनुनासिक होगा। कैसा होगा? अनुनासिक होगा, ठीक है। ण, उण, अण, न, में, ठीक है। का वर्ग का उच्चारण कहां से करेंगे? कंठ। का वर्ग कहां से होगा? कंठ से। सर का वर्ग के, ठीक है, चा वर्ग टी, ठीक है, त वर्ग एम, ता वर्ग डी और पा वर्ग ओ। के टी एम दो, के टी एम दो। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। का वर्ग का उच्चारण कहां से? कंठ से। चा वर्ग कहां से होगा? चा वर्ग तालु से, ठीक है। टा वर्ग कहां से होगा? टाठा डाढ़ा अणा, कहां से होगा? मूर्धन्य होगा, ठीक है। ताथा दाधा ना ये आपका दंत से बनेगा, और पाफा बाभा मा ओष्ठ से। कहां से बनेगा? ओष्ठ से। तो क्वेश्चन में दिया है यहां अनुनासिक होना चाहिए, ठीक है, यहां टाइपिंग से हमारी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। ये उच्चारण कहां से होगा इसका? अनुनासिक होगा। अच्छा, उन्होंने वर्ग में पूछा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वर्ग में पूछा है कि उआ जो है किस वर्ग में आएगा? तो ये किस वर्ग का है? तालु, यानी तालव्य है, क्योंकि चा, छा, जा, झा, या, चा, छा, जा, झा, या कौन सा वर्ग है? तालु। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा तालव्य। आंसर क्या लगेगा इसका? तालव्य आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, जो चा वर्ग है ये चा, छा, जा, झा, ये का से लेकर मा तक ये सब कहलाते हैं स्पर्शी व्यंजन। क्या कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। का से मा तक क्या होते हैं? स्पर्शी व्यंजन। और स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। सर इसमें जो चा वर्ग है, चा वर्ग, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहते हैं स्पर्श संघर्षी, यानी स्पर्श तो है लेकिन इसमें संघर्ष भी है, यानी स्पर्श के साथ साथ क्या है? संघर्षी हैं। तो चा, छा, जा, झा, या ये स्पर्श के साथ क्या बनता है? संघर्षी बनता है। क्या बन जाता है? संघर्षी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मूर्धन्य ध्वनियां क्या हैं? तो अभी बताया मैंने टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, के टी एम दो,
तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो टा वर्ग क्या है, मूर्धन्य है, तो टा वर्ग क्या हो जाएगा, मूर्धन्य बन जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीभ दांतों से लगे, जब जीभ दांतों से लगेगी तो वह क्या बनेगा, बताओ। जब जीभ दांतों से लगेगी तो दंत बनेगा, क्या बनेगा, दंत बनेगा। ठीक है, जब जीभ जीभ कहां टकरा जाए, दांतों से टकरा जाए तो दंत भाग में आ जाएंगी चीजें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अर्ध स्वर क्या हैं, अर्ध स्वर क्या होते हैं, तो मैंने अभी अंतस्थ और ऊष्म आपको बताए थे, अब मैं बता रहा हूं आपको अर्ध स्वर। अर्ध स्वर कौन से होते हैं, या और वा, या और वा को अर्ध स्वर कहते हैं। ठीक है, पार्श्विक क्या होता है, पार्श्विक, पार्श्विक क्या होता है आपका, पार्श्विक किसे कहते हैं, ला। लुंठित किसको कहते हैं, लुंठित, लुंठित या प्रकंपित, लुंठित या प्रकंपित क्या होता है। ठीक है, लुंठित या प्रकंपित किसे कहते हैं, रा को कहा जाता है। दिगुण व्यंजन क्या होता है, दिगुण, दिगुण व्यंजन को उत्छित व्यंजन भी कहते हैं, उत्छित व्यंजन। उच्छित को ताड़न जात भी कहा जाता है, ताड़न जात। ठीक है, और ये किसको कहते हैं, ये डा और आपका ढा। ठीक है, डा या ढा उच्छित, दिगुण या ताड़नजात व्यंजन होते हैं। द्वित्व वर्ण किसको कहते हैं, द्वित्व, द्वित्व वर्ण कहते हैं। जैसे एक आधा वर्ण और एक पूरा वर्ण ले, दिल्ली, जैसे बिल्ली, दिल्ली, बिल्ली, तो ये क्या कहलाएंगे, द्वित्व वर्ण। ठीक है, एक अमानक वर्ण बनता है, अमानक यानी ऐसा वर्ण जो हिंदी के मूल रूप में नहीं है, उसको अमानक वर्ण कहते हैं। जैसे ये ऐसे आपका क्या बना दे, भा, इस तरह से भा बना दे, उसको क्या कहेंगे हम, अमानक वर्ण। ठीक है, आगत वर्ण क्या होते हैं, आगत, आगत वर्णों को नवीनतम वर्ण भी कहा जाता है। आगत वर्णों को क्या कहते हैं, नवीनतम वर्ण। तो आपके मिलेंगे जैसे का, खा, ठीक है, का, खा, जा, झा। ठीक है, जो मैंने अभी पिछली क्लास में भी बताए थे आपको, जा, ठीक है, झा। तो ऐसे वर्ण जिनके नीचे नुक्ता चिन्ह लगाकर बना दे, क्या बना दे, नुक्ता चिन्ह, जिनके नीचे नुक्ता चिन्ह लगा दे उनको कहते हैं आगत या नवीनतम वर्ण। ठीक है, और जब एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर क्या लगाने को कहेगा कि नवीनतम वर्ण बताइए, तो जा, फा। ठीक है, का भी होता है, खा भी होता है, जा भी होता है, फा भी होता है, ये सभी कैसे होते हैं, आगत या नवीनतम वर्ण। उसने कहा अर्धस्वर क्या है, या और वा, अर्धस्वर क्या है, या और वा, अर्धस्वर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि सभी महाप्राण वर्णों का समूह। महाप्राण क्या होते हैं सर, जिनके उच्चारण में बहुत ज्यादा क्या ली जाए, सांस लेने की जरूरत पड़े, वो क्या बन जाएंगे, महाप्राण बन जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, श्वास लेने के प्राण वायु के अनुसार, लाला, प्राण वायु के अनुसार, प्राण वायु के अनुसार, लाला, प्राण वायु के अनुसार इसको दो वर्गों में बांटता हूं मैं। एक बनते हैं अल्प प्राण, अल्प प्राण, और दूसरा बनते हैं महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण कौन होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। ठीक है, प्लस अंतस्थ होंगे, इसमें अंतस्थ होंगे, प्लस उत्छित का डा होगा, उत्छित का डा होगा। महाप्राण में दूसरा, चौथा होगा, प्लस ऊष्म होंगे, प्लस उत्छित का ढा होगा। ठीक है, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। जैसे मैंने कहा का, ख, ग, घ, ण। अब एक बात बताओ, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, ये क्या बनेंगे, पहला, तीसरा, पांचवा, यही आपके अल्पप्राण होते हैं। और दूसरा और चौथा क्या बनेगा, महाप्राण। ठीक है, अल्पप्राण आ से अल्प, आ से अंतस्थ, आ से अल्प, आ से अंतस्थ। तो अल्पप्राण अपने साथ अंतस्थ लेगा और महाप्राण अपने साथ क्या लेगा, ऊष्म लेगा। ठीक है, और अल्पप्राण में डा, उच्छित का डा भी आपका क्या चला जाएगा, अल्पप्राण में, और ढा कहां आ जाएगा, महाप्राण में आ जाएगा। बात समझ में आई यहां तक या नहीं आई। ठीक है, तो सभी महाप्राण बताओ। दूसरा और चौथा देख लें हम सर, का, खा, बिल्कुल, चा, छा, ये भी दूसरा है, टा, ठा, ये भी दूसरा है, बिल्कुल आंसर यही ठीक है, हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, और ऑप्शन चेक करोगे, बताइए, जब आंसर मिल गया तो हम नहीं चेक करेंगे आगे।
चलिए अगला है ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, अभी बताया है मैंने ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, अभी अंतस्थ बताए थे तभी आपको ऊष्म बताए थे। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4, और अंतस्थ भी कितने होते हैं, 4। ऊष्म 4 कौन कौन से होते हैं, सा, पेट फटा सा, छोटा सा और हा, ठीक है। हा आपका कैसा बनेगा, ऊष्म, हा कैसा बनेगा, ऊष्म बनेगा। हा को मैंने अभी बताया क्या बोलते हैं, काकल्य वर्ण, ठीक है। अहिल जीवीय, काकल्य वर्ण या अहिल जीवीय कहा जाता है, काकल्य वर्ण बोलते हैं या अहिल जीवीय कहा जाता है किसे, हा को, क्योंकि हा जो है वो काकल नामक स्थान से बोला जाता है, काकल नामक स्थान से बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ऊष्म व्यंजन क्या है, ठीक है। ये तो आंसर अभी आपको बताया है मैंने, आप आंसर लगा देंगे कि ऊष्म कौन से हैं, सा सा शाह। चा वर्ग का उच्चारण कहां से होता है, आप बताओ, तालु, कहां से, तालु। टा वर्ग कहां से होता है, टा ठा डा ढा। आपने कहा सर ये तो मूर्धा बन गया, मैंने कहा लाला ये मूर्धा ही हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया ता वर्ग, तो मैंने कहा ता कहां से हुआ, दंत, ता कहां से हुआ, दंत। पा कहां से हुआ, ओष्ठ, नहीं तो आप बोल के देख लो, पा 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 पा, तो पा पा कैसा बन गया, ये क्या ले रहा है अपने साथ, ओष्ठ ले रहा है, क्या ले रहा है, ओष्ठ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है अपना, लाला क्लास अगर थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भेजें, वीडियो को देखें, और मैं आपके लिए बहुत जल्द यानी कि मंडे से यूपीएसआई स्पेशल में लगभग 12 दिन 12 मैराथन का कंसेप्ट लाने वाला हूं। उसमें आपको हिंदी की 12 क्लासें कराऊंगा मैं, क्योंकि समय और ज्यादा नहीं है, तो 12 क्लासों में आपके सारे चैप्टर हिंदी के रिवीजन करा दूंगा, और 12 क्लासें आपकी पॉलिटी और मूल विधि की होंगी, जिसमें बीएनएस बीएनएसएस आपके एक्ट जो हैं उनको भी हम शामिल कर रहे होंगे, ठीक है। मंडे से 2 क्लासें आपके लिए लाऊंगा, एक हिंदी की और एक आपके लिए कौन सी होगी, अपनी जीएस स्पेशल होगी, जो 40 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और होमगार्ड में तो जलजला रहेगा क्लासों का, शाम को लाइव भी क्लास आपको मिलेगी इसमें, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, रा का विवरण दीजिए, रा क्या है। अब एक बात आपने कही कि रा, या, रा, ला और वा, ये तो अंतस्थ हैं, ये क्या हैं, ये तो अंतस्थ हैं। तो अंतस्थ, एक बात बताओ, अंतस्थ आपको मैंने कहा अल्प प्राण में अंतस्थ थे, बिल्कुल अल्प प्राण में अंतस्थ थे। अच्छा, इसके अलावा सघोष, सघोष, सघोष वर्णों में भी आपके अल्प अंतस्थ वर्ण देखने को मिलेंगे। तो अब एक बात बताओ, रा जो है, रा का उच्चारण वैत्सव्य है, बिल्कुल सरला तो वैत्सव्य है, सरला क्या है, वैत्सव्य, सरला वैत्सव्य है, बिल्कुल, ठीक है। लुंठित, बिल्कुल अभी मैंने बताया था कि पार्श्विक कौन होता है, पार्श्विक होता है आपका ला, और लुंठित क्या होता है आपका रा, तो रा लुंठित भी है, सघोष भी है, अल्पाण भी है, आंसर यही हो गया, ठीक है। कहीं कहीं टाइपिंग में अगर कुछ मिस्टेक हो गई हो तो उसको लेके बहुत ज्यादा इशू ना बनाएं, ठीक है। टाइपिंग की गई है तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से वा, वा बा वर्ण का वैशिष्ट क्या है, बताओ बा वर्ण कहां से होगा, आंसर दीजिएगा मुझे, ठीक है। आंसर दो, मैंने कहा पा, फा, वा, भा। अब एक बात बताओ, पा वर्ग में तो आंसर इसका आना है, और पा वर्ग का उच्चारण कहां से होता है, ओष्ठ से, पा फा बा भा, पा फा बा भा, पा फा बा भा, तो ओष्ठ तो आंसर होगा, बिल्कुल ठीक है, ओष्ठ आंसर होगा। सर एक बात बताइए, बताओ, मैंने कहा बता दे लाला जल्दी से, क्या बताने वाला है तू, तो आपने कहा सर एक है आंसर मेरे दिमाग में कि का से मा तक, का से मा तक सभी स्पर्श व्यंजन हैं, मैंने कहा लाला बिल्कुल हैं, का से लेकर मा तक स्पर्श व्यंजन हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। चलिए उसके बाद वह अपने वर्ग में कौन सा है, 1 2 3 तीसरा है, यानी 1 3 5, 1 3 5 क्या बन गया,
1 3 5 क्या हो गया? अल्पप्राण। 135 अल्पप्राण, 24 महाप्राण। अरे दूसरा चौथा महाप्राण, 135 अल्पप्राण हो गया। तो सर आंसर मिल गया, मिल गया, आंसर मिल गया। क्या मिल गया? कि अल्प प्राण है। क्या है? अल्प प्राण। निरानुनासिक है बिल्कुल। घोष है, बिल्कुल घोष भी है, क्योंकि तीसरा चौथा पांचवा, अपने वर्ग में तीसरा चौथा पांचवा सघोष होते हैं, जिन्हें घोष भी कहते हैं, और पहला दूसरा अघोष वर्ण होता है। तो आंसर इसका लग गया, आंसर हो गया अपना पहला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकरण करने के लिए कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? 21 तोपों की सलामी है इस प्रश्न को, जो इसको आंसर दे दे। आपने स्टार्टिंग में सवाल हल्के देखे, लेकिन मैंने हल्के सवालों के साथ बहुत सारी थ्योरी कराई थी, और जो थ्योरी कराई है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको बताना है कि पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों का वर्गीकरण करने के लिए कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? बताइए। स्वर, काल, स्थान, संवाद या नाद? बताइए। स्वर होगा, स्थान होगा, काल होगा, प्रण होगा, सुर होगा, स्वर प्रयत्न होगा, या स्थान प्राण अनुदात होगा, या स्वर काल स्थान प्रयत्न या अनुप्रदान? ठीक है, आंसर क्या होगा बताइए। सबसे पहले स्वर आता है, स्वर काल स्थान, तीनों बातें सही हैं, तीनों बातें सही हैं। यहां भी तीनों ठीक हैं, लेकिन यह गलत हो गया। उसके बाद संवाद नहीं होगा, प्रयत्न होगा, प्रयत्न होगा। आंसर क्या लगेगा आपका? डी। आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा आपका। स्वर काल स्थान प्रयत्न होगा, अनुप्रदान होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। डा या ढा ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? अब मैंने आपको बताया था, लाला क्या बताया था? आंसर दे दो आप जल्दी से। अब आपको आंसर सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी कि डा और ढा, जिनके नीचे नुक्ता चिन्ह लगा हुआ है, इनको कहते हैं उत्क्षिप्त वर्ण। क्या कहते हैं इनको? उत्क्षिप्त वर्ण या ताड़न जात। क्या कहते हैं? ताड़न जात या द्विगुण व्यंजन। क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन। अच्छा, एक बात बताओ, इनका उच्चारण कहां से होगा? तो टा, ठा, डा, ढा। ये टा वर्ग कहां से बोला जाता है? टा वर्ग बोला जाता है मूर्धा। कहां से बोला जाता है? मूर्धा से बोला जाता है। तो आंसर क्या होगा? सर ये तालव्य ध्वनियां हैं? नहीं, ये मूर्धा से उच्चित ध्वनियां बनती हैं। यही आपका आंसर ठीक है। ठीक है, यही कहां से बनती हैं? ये मूर्धन्य, मूर्धन्य बनती हैं ये डा या ढा। बात समझ में आ गई आपके? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, काकल्य वर्ण कौन सा है? बताओ, क्या दिमाग लगाने की जरूरत है? काकल्य वर्ण, मैंने क्या बताया था आपको कि हा को क्या कहते हैं? काकल्य वर्ण। हा को क्या कहते हैं? काकल्य वर्ण या अहिल जीवीय। काकल्य वर्ण या अहिल जीवीय कहा जाता है हा को। ठीक है, हा को क्या कहते हैं? काकल्य वर्ण या अहिल जीवीय कहा जाता है। ठीक है, अल्पप्राण मैंने अभी बताए कितने होते हैं बताइए। अल्पप्राण आपने कहा सर 135 अल्पप्राण प्लस अंतस्थ प्लस डा, यही हो गए। मैंने कहा महाप्राण बता दो, तो आपने कहा सर महाप्राण होते हैं दूसरा चौथा प्लस ऊष्म होता है प्लस धा होता है। ठीक है, तो लाला ये तो आपको मैंने पहले भी बता दिए थे। अब आप मुझे बताओगे कि सघोष क्या होता है और अघोष क्या होता है। सघोष और अघोष क्या होते हैं? ठीक है, सघोष क्या है, अघोष क्या है? तो सघोष कौन होते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा। तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा क्या बनेगा? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा क्या होगा? क्या बनेगा बताइए? क्या बनेगा? पहला दूसरा अघोष और तीसरा चौथा पांचवा क्या बनेगा? सघोष बनेगा। ठीक है, सघोष अपने साथ सघोष अपने साथ अंतस्थ भी लेंगे। क्या लेंगे अपने साथ? अंतस्थ। सघोष के साथ क्या चलेगा? अंतस्थ चलेगा। ठीक है, सघोष के साथ क्या चलेगा? अंतस्थ। ठीक है, सघोष अपने साथ अंतस्थ लेंगे प्लस ऊष्म का हा भी चुरा लेंगे। ये चोर हैं, पड़ोसी के घर में डांका डाल देते हैं, इन्होंने चुरा लिया। क्या उठा लिया? सर ऊष्म का हा ले गए। ऊष्म का हा चुरा लिया, और ऊष्म का हा चुरा के कहां ले गए? तो लाला सघोष में। कहां ले गए? सघोष में।
तो 12 अघोष हो गए और 345 क्या बन गए? सघोष। सघोष में क्या है? अंतस्थ हैं और ऊष्म का हा भी चोरी कर लिया, ऊष्म का हा भी चोरी कर लिया इन्होंने। बात समझ में आ गई? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि अनुस्वार किन ध्वनियों को कहते हैं? अनुस्वार क्या है? अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में जब बताए थे अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है, वो दोनों भैया बीराने से लगते हैं, हमें तो वो अनजाने से लगते हैं। दोनों भैया बीराने से लगते हैं, हमें वो अनजाने से लगते हैं। वो अपनी पहचान अलग रखते हैं पर हमको जाने पहचाने से लगते हैं। चलिए, तो अयोगवाह कौन है? छोटा अंग और बड़ा अंग। अब एक बात बताओ, अनुस्वार क्या है? अनुस्वार क्या होते हैं? तो छोटे अंग को अनुस्वार कहा जाता है। स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियां, ठीक है, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां या व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियां। अब एक बात बताओ, इनका काम क्या था? इनका काम यह था कि ये हैं तो स्वर, लेकिन उच्चारण किसका है? व्यंजन का, क्योंकि आवाज किसकी है इसमें? व्यंजन की, ना की आवाज है। इसमें किसकी आवाज है? इसमें हा की आवाज है। तो ये स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियां, ये स्वर के साथ नासिक ध्वनि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलते हैं। देखो, मैंने आपको अभी 23 क्वेश्चन कराए हैं लगभग, और 23-24 क्वेश्चनों में मैंने आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। अब जो क्लास इसकी आएगी मंडे से, उसमें मैं आपको ऐसे टॉपिक वाइज नहीं कराऊंगा, ये टॉपिक वाइज सीरीज आपको यूपी पुलिस में कराऊंगा मैं। ठीक है, अभी आपका यूपीएसआई का एग्जाम है, तो मैं आपको 40 क्वेश्चन यूपीएसआई के हिसाब से रखूंगा, जो सारे टॉपिकों से होंगे, जिसमें आपके सारे टॉपिक तैयार होंगे। ठीक है, चलिए, हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है बताइए? तो सबको पता है हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है। तो आपने कहा सर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या 52 है। अच्छा लाला, लेखन के आधार पर कितने हैं? लेखन के आधार पर, तो लेखन के आधार पर कितने हैं बताओ? लेखन के आधार पर कितने हैं? 44 या 45? जल्दी बता दो मुझे, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। लेखन के आधार पर कितने हैं आपके? 44 होंगे या 45 होंगे? अच्छा, लेखन में कितने स्वर होते हैं? सर आपके 33 व्यंजन मिलेंगे और 11 क्या मिलेंगे? स्वर। ठीक है, तो लेखन में 11 स्वरों का प्रयोग होता है, 33 व्यंजनों का प्रयोग होता है। तो इसलिए कितने प्रयोग किए जाते हैं? 44। कितने प्रयोग किए जाएंगे? 44 प्रयोग किए जाते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, और क्वेश्चन लास्ट ही होगा ये, क्योंकि मैंने 25 क्वेश्चनों में ही आपको ये पूरा टॉपिक करा दिया है। ठीक है, चलिए, परंपरागत रूप से व्यंजन कितने होते हैं? अब ये आप बताइए कि व्यंजन कितने होते हैं। अभी बताया है मैंने, जस्ट अभी बताया है मैंने, इसका आंसर बिल्कुल जस्ट बताया है कि लेखन के आधार पर कितने प्रयोग होते हैं? 33 व्यंजन। और स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? 11। स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं, और 33 आपके क्या बनते हैं? व्यंजन बनते हैं। ठीक है, तो मैंने छोटी सी कोशिश की है कि 25 क्वेश्चनों में आपके पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने की। ठीक है, अब जो क्लासें आने वाली हैं वो यूपीएसआई के हिसाब से आपको क्लासें दी जाएंगी। ठीक है, चलते हैं, नमस्कार। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने सुझाव बिल्कुल हमें दें। आपके सुझाव हमारे लिए सम्मानीय होंगे और हमें एक नई दिशा देंगे। ठीक है, नमस्कार।